देखिए जब बोलने में दिक्कत होगी कि हाँ इधर उधर हुआ तो समझ लीजिए कि कंफ्यूज है। तो दो संगठन यहाँ बनेंगे। पहली चीज तो एक बनेगा NSSO, ठीक है, नेशनल स्टैटिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, इसे आप बोलते हैं NSSO, और एक बनेगा CSO। दोनों के अलग अलग क्या काम है, दोनों का टारगेट एक ही है, लेकिन दोनों क्या है, मिलकर वर्क करते हैं। तो इसमें लिखिएगा भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत द सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे। कौन बुलवा रहे हैं आप जी सेकंड पॉइंट है या किसी अंडर हेडिंग? नहीं, उसी में है जो भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े लिखे हैं आप लोग, वित्तीय वर्ष पर आधारित होते हैं, उसी में आगे लिखेगा भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत द सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स इन इंडिया भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, हिंदी वाले लोग लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। The Central Statistical Organization under the Department of Statistics in India is responsible for the estimation and publication of national income. सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है, अब आगे लिखिए, हिंदी वाले लोग लिखेंगे उसी में, इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान, इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन या संस्थान, जिसे आप कहते हैं अंग्रेजी में NSSO, इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान केंद्रीय जी संस्थान प्रति है या फिर सर ये प्रति है क्या है? प्रति वर्ष? हाँ, प्रतिदर्श है, वर्ष नहीं है। दर्श। हाँ, प्रतिदर्श, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान या संगठन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की सहायता करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की सहायता करता है। द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन assists the central statistical organization in this task। ठीक है, अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, तो आपका आंसर क्लियर है? जी सर। कौन करेगा? CSO करेगा ना? CSO। हाँ, CSO करेगा। अगर ऑप्शन में CSO नहीं है तो NSSO। लेकिन अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में राष्ट्रीय आय का जो प्रतिदर्श सर्वेक्षण करता है वो कौन करता है? प्रतिदर्श तो फिर ये आएगा ना, NSSO कराएगा। हाँ, तो क्लियर हो गया ना कि कहाँ कौन सा आंसर देना है? जी सर। ठीक है, और जो NSSO है वो किसकी सहायता के लिए गठित किया गया है? CSO की। CSO। क्लियर? जी सर।
आगे बढ़ा जाए। अब जी सर, ये NSSO का फुल फॉर्म राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन होगा क्या? हाँ, तो वही तो है, हम वही शुद्ध अच्छा, हिंदी वो में आप शुद्ध प्रतिदर्श हिंदी में मीन्स बोल। नमूना। ओके। हाँ, प्रति का मतलब वही होता है। जी जैसे सर। तब जब दर्पण होता है तो प्रति दर्पण का मतलब अपना ही चित्र दिखता है दर्पण में, ठीक है। तो प्रतिदर्श का मतलब नमूना होता है, आपने शुद्ध हिंदी सर यहाँ पढ़ी। पर प्रति, सर यहाँ पर प्रति है ना सर, प्रति वर्ष सुनाई दिए दिया गया था सर, प्रति वर्ष प्रति हर वर्ष एक नहीं जगह। बोले मेरे भाई, प्रतिदर्श बोले हैं। सर अब तो क्लियर हो गया ना, आगे चल सकते। हाँ चलिए ठीक है, आगे लिखेंगे। अब पॉइंट में आइए, ये पूरा हम लोग को पता चल गया कि कौन कौन करेगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय आय की गणना कब हुई थी। लिखेगा, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन, इतिहास का क्वेश्चन लिखवा देना है, पता चल जाएगा आपको। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाएगा? दादा भाई नरोजी। दादा भाई। ठीक है। अब वयोवृद्ध बुजुर्ग आ गया तो शुद्ध हिंदी है, ध्यान रखिएगा। वयोवृद्ध बुजुर्ग तब भी दादा भाई वही है। नौराजी। हाँ, वही है सर। ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौराजी द्वारा वर्ष 1863 ईस्वी में किया गया था। वर्ष 1863 में किया गया था। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम वाज मेड इन द ईयर 1863 बाई दादा भाई नौराजी किया गया था। दादा भाई नौराजी ने किताब लिखी थी, कौन सी? ड्रेनिंग ऑफ वेल्थ था। प्रॉपर्टी एंड Reign of wealth and British rule in India. अपनी अपनी कहानी लोग बताने लगते हैं। किताब का नाम पूछ रहे हैं हम। ड्रेन ऑफ वेल्थ था सर। ड्रेन ऑफ वेल्थ पार्ट था उसका, उसी में ड्रेन ऑफ वेल्थ था। किताब का नाम पूछ रहे हैं, किसी को नहीं मालूम? पॉवर्टी एंड अनब्रिज्ड रूल इन इंडिया। हाँ ठीक है, नहीं ठीक है उतना। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर और उठता है कि एक क्वेश्चन और उठता है क्या, कि दादा भाई नौराजी के द्वारा जो ड्रेन थ्योरी छपी थी, यानी कहा गया ड्रेन थ्योरी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कहा गया कि भारत में जो गरीबी है उसका सबसे बड़ा कारण कौन है? अंग्रेज हैं। क्यों? क्योंकि ड्रेन थ्योरी का मतलब क्या हुआ कि भारत से सारे धन बाहर जा जाके क्या हो। जॉन सुविलन एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा था कि जो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था है वो भारत में एक ऐसे स्पंज के रूप में कार्य कर रही है जो गंगा किनारे सभी अच्छी वस्तुओं को सोख कर ले जाकर टेम्स नदी में निचोड़ देती है। अब टेम्स नदी भारत में तो आने वाली नहीं है कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा था कि भारत में जो गरीबी का सबसे बड़ा कारण है वो अंग्रेज हैं। अगर अंग्रेज यहां से दोहन करना या चले जाएं तो हम लोग फिर से स्टेब्लिश हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज पे तीन चीजें आती हैं। तो पहली चीज तो ध्यान रखिए, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया उनकी किताब है, लिखिए जरा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। और इस किताब में क्या है कि उन्होंने एक सिद्धांत दिया था। इस किताब में जो सिद्धांत है उसको कहा जाता है ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी, ड्रेन थ्योरी। क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है। तो इसका मतलब कि किताब का नाम अलग है और वो किताब में जो थ्योरी दी गई है वो किसकी दी गई है, कि हिंदी वाले लोग लिख लेंगे धन निष्कासन का सिद्धांत है।
धन निष्कासन का सिद्धांत। अब देखिए क्या हुआ कि ये गए थे ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन पार्लियामेंट में इनको सदस्य बनाया गया था यहां से, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी वहां ब्रिटेन में थे और वहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक बनी हुई थी संस्था, उसकी मीटिंग हो रही थी। तो दादा भाई नौरोजी ने उस मीटिंग में, क्योंकि क्वेश्चन आया अभी हम बता देते हैं, कि उसने पूछा था कि जो ड्रैन थ्योरी का प्रतिपादन किया गया था वह दादा भाई नौरोजी ने कहाँ किया था सर्वप्रथम, और कि उसका जो कोटेशन, जो टैगलाइन थी वो क्या था। तो जब वहां से एक पेपर निकलता था, उस पेपर में एक कोटेशन दिया गया था, जैसे लेख होता है, ठीक है। तो उस एडिटोरियल में लिखा हुआ था क्या, इंडिया डेप्ट टू, सॉरी इंग्लैंड, हाँ इंडिया डेप्ट टू इंग्लैंड। तो यानी कि वो जो लेख था वो वही ब्रिटिश इंडिया में ही निकला था, ये थ्योरी तो वहीं आई थी, लेकिन उस थ्योरी को लाकर दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उसी कॉन्सेप्ट पे क्या है रख दिया था। ये इंडिया, हाँ इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, ये वाले कोटेशन में ब्रिटेन में ही इन्होंने ड्रैन थ्योरी का प्रतिपादन कर दिया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं कि भारत में स्थिति क्या होगी, लिखेगा वर्ष 1931-32 में, वर्ष 1931-32 में, वर्ष 1931-32 में VKRV, वी का मतलब वैली, के का मतलब कानपुर, आर का मतलब रामपुर, VKRV फिर वैली, VKRV राव, VKRV राव ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की इन द ईयर 1931-32। सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की तथा राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किया। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किया। इन द ईयर 1931-32 VKRV राव फर्स्ट calculated the national income by scientific method and presented the national income accounting system. The national income accounting system. एक बार हिंदी में रिपीट कर दीजिए। वर्ष 1931-32 में VKRV राव ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की तथा राष्ट्रीय आय लेखा का मतलब क्या, कि अब राष्ट्रीय आय को क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। और कैसे लिखा जाएगा, वो बैलेंस शीट और सारी चीजें उन्होंने एक आइडिया दिया कि इस तरह से क्या किया जाए, लिखा जाए, ताकि हमें जितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना खर्च हो रहा है देश के प्रति, देश से कितना मिल रहा है, इन सब चीजों का हिसाब क्या है एक जगह पेपर पर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, राष्ट्रीय आय का क्या हो रहा है, लेखा हो रहा है। तो आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, VKRV राव, ठीक है। हाँ, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किया। आगे बोले, यस जी सर। प्रतिपादन किया। इसी कारण मिस्टर राव को राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक माना जाता है। इसी कारण मिस्टर राव को राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक माना जाता है। अंग्रेजी वाले लोग बोल रहे हैं फिर से हम। In the year 1931-32, VKRV Rao first calculated the national income by scientific method and presented the national income accounting system. The national income accounting system. Hence, Rao is considered as the father of national income accounting system.
हाँ भाई पूरा लिखवा दे रहे हैं, तो कहेंगे ट्रांसपेरेंसी पार्शियलिटी कर रहे हैं। हिंदी वाले पूरा बोल रहे हैं, अंग्रेजी वाले आधा बोल दे रहे हैं, तो इसलिए हम पूरा लिखवा दे रहे हैं। नहीं सर ऐसा नहीं है। कहें कि क्लास में भी हमारे साथ ऐसा होता है। राव इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द नेशनल इनकम अकाउंटिंग ईयर। सीरियस मत लीजिएगा, हम भी थोड़ा सा हम चाहते हैं बोर ना होइए आप लोग, और क्या, इकोनॉमिक्स है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्टेप बाय स्टेप नीचे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? दादा भाई नौराजी ने। हमें ये भी कंफर्म हो गया कि राष्ट्रीय आय का जो सारा प्रकाशन है और वो सारी करने की जिम्मेदारी किसकी है? सीएसओ की। उसकी सहायता के लिए क्या है? एनएसएसओ बनी है। तीसरी चीज है कि भारत में टेक्निकल यानी साइंटिफिक मेथड से सबसे पहले राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा कब शुरू हुआ? 32 में। कौन किया? 1931 वीके राव। वीके राव। अब देखिए क्या हुआ कि अब हम पहुंच रहे हैं कहां पर? स्वतंत्रता के बाद। लिखेगा तीसरा पॉइंट। हो गए थे आप। भाई हम तो छूबे नहीं करते हैं यार, हम तो दूर बैठे, मोबाइल भी नहीं छूते हैं। म्यूट उट कैसे हो जाता है समझे नहीं। कोई नहीं बात हुआ नहीं। था सर, नहीं हुआ सर। नहीं हुआ था सर। हम देखिए इतनी दूर बैठे हैं, हाथ हमारे यहाँ, नहीं हुए थे। हम नहीं छुए हैं। हम कान में हेडफोन लगा लिए हैं, बस देख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक, अब देखिए चलिए, लिखेगा स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने, स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने वर्ष 1949 में, 1949, वर्ष 1949 में, आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1949, 49 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति, इसको इन्वर्टेड कामा में रखेंगे। अब हुए महिर? नहीं अभी अरे भी नहीं हुए भैया, अभिषेक गड़बड़ नहीं आपके हुए, हैं। नहीं हुए। गुफा से बाहर आइए। नहीं हुए म्यूट। यार सुनाई यहाँ दे तो रही ना आवाज आप लोगों को आवाज? जी सर। यस सर। ठीक है, आगे लिखे, महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे, आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1949 a national income committee was formed under the chairmanship of PC महालनोबिस। ठीक है, गठन किया गया, यानी कि इन्हीं की अनुशंसा पर क्या किया गया कि देखिए राष्ट्रीय आय समिति यानी नेशनल इनकम कमेटी का गठन किया गया। क्योंकि आपको मालूम है कि जब किसी चीज को बनाना रहता है तो हमको पहले विशेषज्ञों का क्या है, एक पैनल गठन करना रहता है, वो अपना सजेशन देंगे। तो ध्यान रखिएगा, लिखिएगा इसी समिति की अनुशंसा पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी, इसी संस्था की अनुशंसा पर या इसी समिति की अनुशंसा पर सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ
की स्थापना की गई थी? की स्थापना की गई थी? सर यहाँ से बोल दो, इसी संस्था की अनुशंसा पर। इसी संस्था की, इसी समिति या संस्था की अनुशंसा पर सेंट्रल स्टैटिकल यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। सर कौन से सन में? 1949 में? नहीं नहीं, 19, ये देखिए इसकी मतलब इसके रिकमेंडेशन पे की गई थी 1954 में। 1954। हाँ, और अप्रैल 1955 से ये काम करना प्रारंभ करती है। ठीक है, जी सर। क्लियर हो गया ना सबको? जी सर। चलिए अब आते हैं हम लोग, अब एंट्री करते हैं राष्ट्रीय आय पे, नेशनल इनकम। अब देखिए, सपोज दैट, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम जा रहे हैं क्या करने, अब हम नेशनल इनकम को देखने जा रहे हैं। हमने पूरा बैकग्राउंड देख लिया कि कैसे कैसे कहां कहां कौन कौन करेगा। सबसे पहली चीज तो देखिए नेशनल इनकम क्या है, कि पहला मुद्दा ये है कि नेशनल इनकम को प्राप्त करने के लिए हमें 4 चीजों को प्राप्त करना बहुत जरूरी होगा, और बिना उनके प्राप्त किए हम नेशनल इनकम को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी नेशनल इनकम को प्राप्त करने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं। कौन कौन? पहली चीज तो नेशनल की बात आ रही है, देखिए अंतिम में नेशनल की बात आ रही है। तो नेशनल का मतलब क्या, कि ढेर सारे लोग हो गए ना, पूरा देश हो गया, तो वहां इनकम की भी तो बात आ रही है, तो इसका मतलब पूरे व्यक्ति, पूरे लोगों की इनकम। अब यहाँ मुद्दा ये उठता है कि हमारे पास नेशनल इनकम कैसे आएगी, तो कहां कहां से कौन कौन सी चीजें हम प्राप्त करेंगे। तो जो इनकम की बात आएगी वहां पर हम आय की बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, वहां मॉनेटरी वैल्यू की बात होगी, प्रोडक्ट की बात नहीं होगी। जैसे एनएनपी है तो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, लेकिन नेशनल राष्ट्रीय उत्पाद नहीं है, राष्ट्रीय आय की बात हो रही है। तो ओवरऑल भारत के लोगों के द्वारा सरकार ने जितना पैसा इकट्ठा कर लिया है, जितना पैसा फाइनली उसके हाथ में है, टैक्स भी होगा उसमें, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीव्स होगा, बहुत सारी चीजें होंगी उसमें, इनकम होंगे, तमाम इंटरेस्ट के पैसे होंगे, मतलब जो उसकी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो आय हुई है सरकार की, फाइनली जो हाथ में है, जिससे बजट पास होगा, वही उस देश की सरकार की क्या कहलाती है, नेशनल इनकम कहलाती है। अब यहाँ पर मुद्दा यह है कि हम नेशनल इनकम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब ये बताइए कि अगर आप पैसा कमाते, आपके घर में 4 लोग हैं, ठीक, ए बी सी डी, तो अब मान लीजिए ए की सैलरी 15 है, बी की सैलरी 5 है, सी की सैलरी 10 है, और डी की भी सैलरी 10, ठीक, तो कितनी हुई टोटल, कितनी हुई टोटल? तो एक की 15 है, 40। एक की 5, 40, ठीक है, एक की 15, एक की 5, 20 हो गया, एक की 10, एक की 10, 40 हो गया। तो टोटल उस घर की इनकम कितनी, 40 हो गई। तो अगर हम ये देखें कि सरकार के पास जितना रुपया जा रहा है वो किस माध्यम से जा रहा है, एक तो टैक्स रेवेन्यू रिसीव्स हो रहा है, तो सरकार इनकम में, डायरेक्ट इनकम में इसलिए 2 इनकम बनाई जाती है, कि जो इनडायरेक्ट इनकम है, भिखारी भी तो बिस्कुट खा रहा है, वो भी तो 1 रुपया दे रहा होगा नेशनल इनकम में, जी सर। ठीक है, जो तनख्वाह पा रहा है वो इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में दे रहा होगा, जो कंपनी चला रहा है वो का कारपोरेट टैक्स के रूप में दे रहा होगा। तो ये सारे लोग दे रहे हैं क्या, पैसा, तो वो जो सारा रुपया आ रहा है वो कैसे कैसे कहां कहां पहुंच रहा है, कैसे कैसे उसकी अकाउंटिंग होगी, इन सारी चीजों की बात हम यहाँ पर करेंगे। तो पहले आप लोग डिफिनीशन लिखिए, उसके बाद हम इसको समझाते आप लोगों को चलेंगे। चलिए लिखेंगे, ये बताइए एक आदमी की आय को आकलित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है सर। किया जा सकता है सर। तो इसका मतलब कि अगर एक आदमी की इनकम हो गई 10 रुपया, तो अगर हमारे पास जनसंख्या का आंकड़ा है तो हम ये भी तो बता सकते हैं कि एक आदमी 10 रुपया दे रहा है, और जनसंख्या कितनी है, 130 करोड़। तो अगर हम 130 गुणे 10 कर दें तो हमें पता चल गया ना कि हमारे पूरे देश की नेशनल इनकम कितनी है, कितनी है
ठीक है। अब अगर नेशनल इनकम को पर्सनल इनकम में बदलना है, क्या क्या चीजें करनी है, तो उसको हम लोग देखते हैं। लिखिएगा राष्ट्रीय आय में। अब आते हैं ओरिजिनल डिफिनेशन पे, ध्यान रखिएगा। लिखेंगे जिस प्रकार एक आदमी की आय को आकलित किया जा सकता है, जिस प्रकार एक आदमी की आय को आकलित किया जा सकता है, अंग्रेजी वाले लोग रुक जाएंगे, अभी लिखवा रहे हैं। जिस प्रकार एक आदमी की आय को आकलित किया जा सकता है, उसी तरह पूरे विश्व की आय का आकलन किया जा सकता है। आकलन किया जा सकता है। ठीक है, आगे लिखिए। किसी देश की राष्ट्रीय आय को मापने के लिए अर्थशास्त्र में 4 तरीके हैं। अंग्रेजी वाले लोग भी लिखेंगे, लिखिएगा नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री कैन बी मेजर्ड। किसी देश की राष्ट्रीय आय को मापने के लिए अर्थशास्त्र में 4 तरीके हैं। नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री कैन बी मेजर्ड बाय जीडीपी, लिखिए इन्वर्टेड कामा में रखेंगे, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी। हिंदी वाले लोग लिखेंगे किसी देश की राष्ट्रीय आय को मापने के लिए अर्थशास्त्र में 4 तरीके हैं। तो पहला क्या लिखेंगे आप लोग भी? जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। ठीक, एनएनपी ये हो गया। चलिए अब थोड़ा सा, तो इसका मतलब कि हमको देखना है कि हम जब राष्ट्रीय आय को प्राप्त करेंगे, तब जब हम जीएनपी, जीडीपी और एनएनपी ये सब निकाल लेंगे, तभी फाइनली हमें कैलकुलेशन पता चलेगा। क्योंकि ये 4 ही तरीके हैं, इन्हीं रास्तों से नेशनल आय तक हम क्या है पहुंच सकते हैं, उसके पहले नहीं पहुंच पाएंगे। इसका मतलब कि हमको अगर एनएनपी तक पहुंचना है, वहीं पर हिंदी वाले लोग थोड़ा सा एक मैटर और बढ़ा लेंगे कि एनएनपी को ही किसी देश की राष्ट्रीय आय के रूप में भी आकलित किया जाता है। एनएनपी को ही किसी देश की राष्ट्रीय आय के रूप में आकलित किया जाता है। एनएनपी को ही किसी देश की राष्ट्रीय आय के रूप में आकलित किया जाता है। अंग्रेजी वाले लोग भी लिख लेंगे, एनएनपी इज आल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, नेशनल इनकम। तो इसका मतलब कि हमको राष्ट्रीय आय तक पहुंचने के लिए कहां तक पहुंचना पड़ेगा? इसका मतलब हमको एनएनपी तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम उसके लिए देखते हैं कि क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले आते हैं, हम हेडिंग डालेंगे जीडीपी। जीडीपी हिंदी वाले लोग लिखेंगे सकल घरेलू उत्पाद। वैसे तो ये तो जीडीपी तो अब तो नॉर्मल हो चुका, अंग्रेजी लिखिए चाहे हिंदी लिखिए, क्योंकि जीडीपी तो रोजे बहस हो रही है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। एटलस लिए हैं नहीं? ले लिए सर। यस सर, रखा है। चलिए, ज्योग्राफी आप लोग पढ़े होंगे। ये बताइए कि भारत की जो बाउंड्री है वहां पर कितनी सीमाएं हैं? मतलब भारत की बाउंड्री के बाहर कितनी सीमाएं हैं? जो दूसरे देशों से मिलती है। नहीं, दूसरे देशों से नहीं मिलती है। इकोनॉमिक नहीं, सुनिए, इकोनॉमी के टर्म की बात हो रही है, झगड़ा नहीं करना है थल से ना, ठीक है। अब ये देखिए
जियोग्राफिकल बॉर्डर जानते हैं आप लोग? यस सर। इकोनॉमिकल बॉर्डर? नहीं सर। नहीं सर, सर कोई आइडिया नहीं। नहीं आइडिया। वो चलिए, तो नहीं सर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हाँ और हाँ ये हाँ, है। वही वही। देखिए, अच्छा SCJ, हाँ हाँ अब देखिए जो आपका नक्शा है उसमें देखिए भारत की बाउंड्री कहाँ खत्म हो रही है, पूरा पूरा एटलस में देखिए। अब हम आपको बता दे रहे हैं, आपको इसी ज्योग्राफी में पहला चैप्टर यही पढ़ाया जाता है, तो आपको क्लियर नहीं है तो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, कहा गया कि 1984 में यूनाइटेड नेशन अनक्लोज एक समझौता हुआ, अनक्लोज UN यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ ओशियन, ठीक है, कब हुआ? 1984 में। और कहा गया कि जिस देश के किनारे किनारे समुद्र हैं उस देश की भौगोलिक सीमा से 200 नॉटिकल माइल पानी में उस देश का अधिकार होगा। क्या कह रहे हैं कि जहां पर पैर जमीन पर रखा जाता है उस सीमा को भौगोलिक सीमा कहा जाता है, यस सर। ठीक है। और उस भौगोलिक सीमा से 200 नॉटिकल माइल समुद्र में पानी में उस देश का अधिकार होगा। समझ में आ गया? तो 1 नॉटिकल माइल में कितना होता है? 1.82 किलोमीटर होता है शायद। तो इसका मतलब कि भारत का 1.852। हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पर समझिए कि भारत की जो जो जहां जमीन जहां तक है उसे कहेंगे हम भौगोलिक सीमा। जो भारत की जहां जमीन है यानी जहां बॉर्डर खत्म हो रहा है, जहां से पानी शुरू हो रहा है, उसे हम कहेंगे भौगोलिक सीमा। और उसके बाद लगभग लगभग 20 से 24 नॉटिकल माइल का जो एरिया है पानी में, वो आ जाएगा आपका क्या? सॉरी, हाँ भौगोलिक सीमा। और वो आ जाएगा इकोनॉमिक ट्रेड एरिया, ठीक है। कितना? जमीन से 24 किलोमीटर पानी में, 24 नॉटिकल माइल पानी में। हमें पूरा एरिया कितना मिला है यूनाइटेड नेशन से? 200। 200 नॉटिकल माइल। यानी कि अगर हम गुजरात से देखें तो गुजरात और बंगाल से जो किनारे किनारे के जितना हमारा पानी के किनारे है, वहां से जमीन से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक हमारा एरिया है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा है तो हम आपको ये दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, ये जो पूरा एरिया है ये, ठीक, यहां से लेकर और यहां तक का जितना 200 नॉटिकल माइल एरिया होगा ये हमारा है। तो हमारा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर हमारा अधिकार नहीं है, मतलब हमें दिया गया है कि ये आपकी बाउंड्री, ठीक है। अब हमें देखिए इसमें 3 एरिया बांटे। पहला तो जहां तक जमीन है वो ज्योग्राफिकल बॉर्डर है, और उसके बाद हमें 20 नॉटिकल माइल तक मिला हुआ है कि इस दायरे में हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, कस्टम ड्यूटी, ये सारी चीजें वसूलेंगे, ठीक है। और हमारा यहां तक जो 200 नॉटिकल माइल तक है वहां तक हमारा अधिकार है, ठीक है। तो अब देखिए कि जो जीडीपी की परिभाषा है वो क्या कह रहा है। पहली चीज तो इस परिभाषा को जानने से पहले 2 चीजें जान लीजिए कि किसी गवर्नमेंट के द्वारा, जब देखिए आपकी इकोनॉमी कौन सी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। तो यहां पर सरकार भी चल रही है, प्राइवेट वाले भी चल रहे हैं। तो सरकार का काम हमेशा क्या होता है कि 2 काम करती है सरकार, 2 पहलू लेके चलती है, या तो टैक्स लगाती है या तो सब्सिडी देती है, 2 चीजें हैं। तो उसने कहा कि हम, अगर सरकार क्या कर रही है, उसने कहा कि देखिए हम सीधा सीधा फार्मूला बता दे रहे हैं कि सरकार 2 काम करती है, एक टैक्स लगाती है, एक सब्सिडी देती है। आप देखते हैं कि उसी मार्केट में यूरिया जाती है तो किसान अगर वो अपना बही खाता या बही किसान बही लेके आया है तो उसे 450 में मिल जाती है। लेकिन अगर कोई दूसरा खरीदने जा रहा है और उसके पास वो खाता नहीं है, वो आइडेंटिटी नहीं है, तो उसे 800 रुपए में मिलेगी। तो क्यों मिली? क्योंकि किसान के लिए सरकार ने सब्सिडी दिया। मार्केट में एक है प्रोडक्ट है, लेकिन क्या है कि सरकार किसे दे रही है? क्योंकि देखिए अब दूसरा मुद्दा आता है कि किसी देश में 2 प्रकार के लोग होते हैं। कौन से? एक सामान्य नागरिक होते हैं और एक व्यापारी होते हैं। अब ये बताइए कि किससे टैक्स लिया जाए? बिजनेसमैन से। दोनों से। सामान्य से, दोनों से लेना। जरूरी है? सरकार का दायित्व तो क्या है?
व्यापारी से लेने का। सरकार किस, ठीक है, सरकार किससे टैक्स ले? आप बताइए, व्यापारी से ले कि किसान से? मान लीजिए हिंदुस्तान एग्रियन इकोनॉमी है, तो हिंदुस्तान के लोग, आम जनता मान लीजिए कि क्या किसान ही तो है, हर व्यक्ति। तो अगर ये देखा जाए कि सरकार, भारत में दो प्रकार के लोग रहते हैं, और एक रहते हैं व्यापारी और एक रहते हैं किसान। तो ये बताइए आप किस पे चाहेंगे कि टैक्स लिया जाए? व्यापारी। व्यापारी से, ठीक है। सब्सिडी किसे दी जाए? किसान को। किसानों को। ठीक है। अब देखिए कि ये कैसे हम छांटेंगे कि किसान कौन है, व्यापारी कौन है? सरकार का एक फार्मूला देखिए, सिंपल सी बात, हम आपको अपनी लैंग्वेज में बता रहे हैं। सरकार ने कहा कि हम टैक्स उसी से लेंगे जो हमारी पब्लिक से पैसा कमाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सरकार ने कहा कि हम टैक्स उसी से लेंगे जो हमारी जनता से पैसा कमाएगा। तो इसका मतलब क्या कि अब हम आपको एग्जांपल दें कि अगर आप अपने घर में सिलेंडर लेके आते हैं, रसोई वाला सिलेंडर लेके आते हैं, तो ये बताइए आपका कितना पड़ता है? सब्सिडी मिलती है कि नहीं? उस पे मिलती है। मिलती है। तो ये बताइए आप उस पे क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं कि अपना जीवन यापन कर रहे हैं? जीवन यापन। जीवन यापन। तो क्या आपसे टैक्स ले रही है सरकार? नहीं। नहीं ले रही है। लेकिन ये बताइए कि कल को अगर आप उस सिलेंडर को लेके जलेबी छानने बैठ जाएंगे, जी सर। तो जलेबी काहे छान रहे हैं? व्यापार के लिए, बेचेंगे सर उसको। बेचने के लिए। तो अब ये बताइए, सरकार के लिए जलेबी नहीं छान रहे, बेचने के लिए छान रहे, ठीक। तो स्थिति क्या आती है कि ये बताइए कि अगर हम जलेबी छान रहे हैं, तो इसका मतलब कि जलेबी तो सरकार टैक्स लगा नहीं पाएगी, उस पे एमआरपी लगेगी नहीं, ठीक है। लेकिन जब बहुत अमाउंट में छानेंगे तब लगेगी। लेकिन अभी अचानक में हमने क्या किया कि हम घर से सिलेंडर निकाल के सड़क पे बैठ गए जलेबी छानने। अब ये बताइए कि वो सिलेंडर क्या अलाउ है सड़क पे जलेबी छानने के लिए? तुरंत पकड़े जाएंगे, क्योंकि आपको इसके लिए तो अभी तक 800 रुपया मिल रहा था, अब 1300 वाला सिलेंडर लेना पड़ेगा, कमर्शियल वाला। तो ध्यान रखिए, व्यापारी कौन है? अगर आप कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी सरकार का एक सिद्धांत है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो हमारी जनता के से पैसा कमाएगा, वो हम किस श्रेणी में रख देंगे? व्यापारी की श्रेणी में रख देंगे, और तुरंत टैक्स इंपोज कर लेंगे। तो इसका मतलब कि जब तक हम खाना बना रहे थे तब तक तो वो क्या है, हम किसान थे। लेकिन हमने तुरंत जलेबी जो छानना शुरू किया तो सरकार तुरंत चिप्पी लगा देगी, एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्योंकि अभी यही मुद्दा आगे फंसेगा बहुत ज्यादा, तो आप लोग पहले से क्लियर रहेंगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, लिखिएगा इसमें जीडीपी में, किसी देश की आर्थिक सीमा के अंदर, किसी देश की आर्थिक सीमा के अंदर, अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। किसी देश की आर्थिक सीमा के अंदर एक वित्त वर्ष में, एक वित्त वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं, उत्पादित सभी वस्तुओं, उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य से, एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य से प्राप्त मूल्य को ही, प्राप्त मूल्य को ही उस देश की जीडीपी कहा जाता है, उस देश की जीडीपी कहा जाता है। इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड by the all people, by the all people within a domestic territory
डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन फाइनेंशियल ईयर, या इसे अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर। बताइए जरा डिफिनीशन किसको किसको समझ में आई? क्लियर है सर। क्लियर है? क्लियर है। जी सर। अब इसको, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन निकल जाए क्या। अब देखिए आर्थिक सीमा क्या होती है, पहले वहां थोड़ा सा आप लोग हाईलाइट करिए। आर्थिक सीमा वही जो आपने नॉटिकल बीच से भौगोलिक सीमा, हाँ भौगोलिक सीमा के भी बाहर 200 नॉटिकल माइल तक, नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है, तो वो अपनी कहलाएगी। यानी कि हमको जो हम इनकम एक साल में एक फाइनेंशियल ईयर में जनरेट कर रहे हैं, वो इनकम कहां तक की जोड़ी जाएगी? बाउंड्री तक केवल नहीं, बाउंड्री से, क्योंकि अगर मान लीजिए सरकार ने कहा है क्या कि यहाँ पे कुछ चीजें हैं हम जो उसको हाईलाइट करवा रहे हैं। पहले आर्थिक सीमा आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, उसके बाद अंतिम मूल्य क्या होता है ये भी हाईलाइट कर लीजिए, उसके बाद फिर सिंगल मूल्य लिखा होगा आगे ना, अंतिम मूल्य से प्राप्त मूल्य, तो प्राप्त मूल्य क्या है उसको भी हाईलाइट करिए। देखिए हमने कहा कि सबसे पहला आर्थिक सीमा, सरकार ने कहा कि एक वित्त वर्ष के अंदर, यानी किसी देश की आर्थिक सीमा के अंदर, यहां पर किसकी बात हो रही है? बाउंड्री की बात हो रही है, ठीक है। किसी देश की आर्थिक सीमा के अंदर, जिसको समझ में नहीं आएगा तुरंत बोल देगा और बोलते रहिएगा। किसी देश की आर्थिक सीमा के अंदर, आर्थिक सीमा हमने मान लिया कि हमारा पानी में 200 नॉटिकल माइल, ठीक है। और सरकार का सरकार जो पैसा पाएगी वो किस रूप में लेगी? टैक्स के रूप में लेगी। अब वो टैक्स चाहे नॉन टैक्स, चाहे क्या हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। वस्तु पे हमेशा किस प्रकार का टैक्स लगता है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि ये बताइए कि हमारे यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ज्यादा झींगा का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में होता है। ये बताइए कि इतना झींगा मार रहे हैं लोग तो खाली मार रहे हैं, ठीक है। तो जो वो पर्टिकुलर जो कंपनी या जो लोग मार रहे होंगे उस झींगे की बड़ी मात्रा को पैक कर रहे होंगे ना। जी सर। और सरकार ने क्या कहा कि हम उससे पैसा कमाएंगे जो बेचेगा। जी सर। तो क्या वो झींगा वाले जो है वो टैक्स के दायरे में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। कोई व्यक्ति मछली मार लिया, अब मछली मार रहा है, वो कहां तक मार रहा है? वो 200 नॉटिकल माइल के अंदर तक का है। ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि किसी देश की आर्थिक सीमा के अंदर जितना भी उत्पादन होता है, ठीक है। तो अब यहां पर मुद्दा ये आता है अंतिम वस्तु एवं सेवाओं से प्राप्त मूल्य को ही, जो मूल्य प्राप्त हो रहा है सरकार को, वो क्या है? मूल्य के पास आप लोग लिखिए टैक्स। जो प्राप्त मूल्य है वो किस रूप में प्राप्त हो रहा है? टैक्स के रूप में। अब वो टैक्स कैसे प्राप्त होगा? दो प्रकार का हो सकता है, या तो डायरेक्ट टैक्स होगा या तो इनडायरेक्ट टैक्स होगा, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट टैक्स किससे लिया जाएगा? जो झींगा बेच रहा है, क्योंकि कंपनी का मालिक है तो झींगा बेच के वो कमाएगा, और उसका साल भर में जितना झींगा का टर्नओवर होगा और जितना प्रॉफिट होगा उसमें से एक टैक्स लिया जाएगा जिसे कहा जाता है कॉर्पोरेट टैक्स। ले लिया गया, क्योंकि मालिक ने फाइनल कर दिया। अब वो जो खरीदेगा, जिसके पास जाएगा वो पैकेट, उस पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 200 रुपया का 1 किलो, तो ब्रैकेट में क्या है? टैक्स भी तो लिखा है। जी सर। तो जो उसका उपभोग करेगा, हमने क्या कहा कि फर्स्ट पर्सन अलग देगा और थर्ड पर्सन अलग देगा। तो फर्स्ट पर्सन तो डायरेक्ट टैक्स देगा, लेकिन जो वस्तु का उपभोग कर रहा है वो कौन सा टैक्स देगा? इनडायरेक्ट देगा। इनडायरेक्ट। तो अब देखिए कह रहा है, हाँ, किसी देश की आर्थिक सीमा के अंदर जितना भी उत्पादन होता है। अब ये बताइए कि यहाँ भारत में कोई विदेशी कंपनी अगर उत्पादन कर रही है, लाइक एज सैमसंग, एप्पल, जो भी आज यहाँ उत्पादन हो रहा है, अब क्वेश्चन आपका उठता है, क्या भारत की जीडीपी में
सैमसंग कंपनी के उत्पादन के द्वारा कुछ इनकम प्राप्त होती है, उसे भारत की जीडीपी में जोड़ा जाएगा। यस सर। जोड़ा जाएगा सर। जोड़ा जाएगा। आपको कंफर्म है? तब Yes, हम आगे sir. बढ़े, जी क्योंकि हमने जोड़ा डिफिनीशन जाएगा। यस सर, जोड़ा जाएगा सर। लिखवाई। हाँ, जोड़ा जाएगा, क्योंकि डिफिनीशन की पहली लाइन लिखिए कि भारत की या किसी देश की आर्थिक सीमा के अंदर जितना भी उत्पादन होता है, जितना भी प्रोडक्शन होगा, चाहे वह देसी करें चाहे या विदेशी करे, ठीक है, उनके द्वारा किया गया उत्पादन। अब मान लीजिए भारत की कोई कंपनी अमेरिका में है, तो क्या भारत की जीडीपी में उसका इनकम कैलकुलेट होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। वो उसी की जीडीपी में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्थिति आ रही है कि क्या कह रहा है कि किसी जी जैसे सर जो यानी कि जो अपन किसी देश है, जैसे भारत है, भारत की कोई यहाँ की कंपनी बाहर जाके प्लांट लगा रही है और वहां पर उत्पादन कर रही है, तो वहां का जीडीपी में होगा। वहां का जीडीपी अभी आगे जब हम लोग चलेंगे, जीएनपी पढ़ेंगे, अब वो चीजें बताएं, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको निर्धारित कर दिया। एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जीडीपी में हमने लिखवाया है कि किसी देश की आर्थिक सीमा के अंदर, यानी हमने एक बॉर्डर की लाइन ले ली, इस सीमा के अंदर चाहे कोई भी उत्पादन करेगा, सरकार का नियम क्या है कि जो बेचेगा हम उससे पैसा लेंगे। तो जो लोग यहाँ पर आके बेच रहे हैं, चाहे वो देसी हो चाहे विदेशी हो, किसको बेच रहे हैं? भारत के लोगों को ही तो बेच रहे हैं। तो जब हमारी जनता से पैसा कमाएंगे तो हम आपसे पैसा लेंगे, चाहे आप देसी हो चाहे विदेशी हो। आप एक श्रेणी में हमारे लिए हैं क्या? आप बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन के लिए हमारे पास एक फार्मूला क्या? सीधी साधी बात है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हो जाएंगी। इसमें आप लोग थोड़ा सा एक डिफिनीशन लिखिए, सॉरी, इसमें एक फार्मूला लिख लीजिए। जीडीपी का फार्मूला क्या होगा? जीडीपी इक्वल टू ये बताइए, इन्वेस्टमेंट करने से जीडीपी बढ़ती है? बढ़ती है। अगर भारत में दो कंपनी खोल दी जाए तो सरकार का कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? जब वो प्रोडक्शन शुरू करेगा तभी बढ़ेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। हाँ तो ठीक, तब क्या करने आ रहा है वो? प्रोडक्शन करने तो आ रहा है। तो इसका मतलब जीडीपी इक्वल टू पहला वर्ड होगा इन्वेस्टमेंट, निवेश। हिंदी वाले लोग भी लिख लेंगे जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद बराबर निवेश या इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन भी आएगा? यस सर, उपभोग यस भी सर आएगा। आएगा। ठीक है, यही तो प्लस मैं कंजप्शन प्लस सब्सिडी या सरकारी छूट प्लस सब्सिडी। ठीक है, सर सब्सिडी प्लस में आएगा माइनस में आएगा? सब्सिडी प्लस में आएगी जीडीपी में। जैसे आप देखिए, हम आपको इसीलिए बोले हैं, समझा दे रहे हैं। मान लीजिए आपको 5,000 रुपया घर से खर्चा मिलता है, ठीक, 5,000 मिलता है, तो आपको मालूम है कि 5,000 रुपया ये मिलता है क्या करने। अब मान लीजिए, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, वर्तमान में ना कोरिलेट करिएगा कि 2,000 रुपये में रूम मिल जाएगा, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए कि आपके फादर ने क्या किया कि आपको दिया कि 2,000 रुपया रूम का भाड़ा है, ठीक है, और 2,000 रुपया आपका खर्चा है, 1,000 रुपया आपको इमरजेंसी के लिए दिया जा रहा है, 5,000 रुपया। हकीकत में उपभोग जो आ रहा है, क्योंकि जब तक सेविंग नहीं होगी तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। अभी हमारे पास क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था कितनी है, 5 जीडीपी कितनी है, 5,000 महीने की। अब देखिए, किराया तो जाना है, फिक्स है, किराया तो 2,000 जाना है। अब 2,000 रुपया जो खर्च हो रहा था, उसमें क्या 1,000 रुपया खाने का मिल रहा था और 1,000 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा था, ठीक है। और 1,000, मान लीजिए कि 2,000 खाने का मिल रहा था और 2,000 रूम का मिल रहा था, 1,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिल रहा था। अब वो एक्स्ट्रा क्या है? देखिए, उपभोग कंजप्शन का मतलब क्या हुआ कि 5,000 टोटल जीडीपी, जिसमें से 2,000 चली जा रहा है, 2,000 खाने का देना ही है, और स्थिति क्या है कि 1,000 रुपया हमको एक्स्ट्रा मिल रहा। कॉपी किताब का अलग से आ जाएगा, वो स्पेशल बजट पास हो जाता है, ठीक है। तो
1000 रुपया हम, अब 1000 रुपया जब हम खाना खा ले रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो हम 1000 रुपया ये जो है ये कहाँ फूंक रहे हैं? चाय पे, ठीक है। उसके बाद कुछ और चीजें होती हैं कि चाय के साथ सिगरेट भी चाहिए लोगों को आजकल। मिसलेनियस खर्चे सर, एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। हाँ, तो अब ये बताइए कि क्या चाय का उपभोग करना और सिगरेट का मसाला का उपभोग करना ठीक ठाक है? अगर बंद कर दिया जाए तो कोई नुकसान नहीं सर, कोई नुकसान नहीं होगा। तो मान लीजिए कि अबकिर महीना क्या हुआ कि अबकिर महीना आप घर गए थे, 1000 रुपया आपने क्या किया, उसको बचाना शुरू कर दिया। अब देखिए दो चीजें होंगी कि सब्सिडी क्या होती है। सब्सिडी हमेशा जीडीपी प्लस होती है। हम किसकी जीडीपी की बात कर रहे हैं? आपकी जीडीपी। अबकिर मान लीजिए आप घर गए और घर से निकले तो पापा ने आपको 5000 रुपया बजट पास किया, यानी जीडीपी आपको कितना दिया? 5000। लेकिन माता जी भी चुपके से 2000 देती हैं, वो सब्सिडी है। लेकिन ध्यान रखना कि वो आप में प्लस होगा, आपकी जीडीपी में क्या हो गया? प्लस हो गया है। ध्यान रखना कि वो सरकार का नुकसान हो रहा है, क्योंकि पापा की जेब से ही निकाल के मम्मी दे रही हैं आपको। तो हमेशा ध्यान रखना कि सरकार सब्सिडी अपने लिए क्या करती है? सरकार के लिए सब्सिडी नुकसानदायक है, फायदेमंद? नुकसानदायक। नुकसानदायक। लेकिन जिसको सब्सिडी मिली उसके लिए क्या है? लेकिन सर ये जो सब्सिडी मिल रही है ये सेविंग्स, जो सरकार की सेविंग होगी उसी में से तो मिल रही है ना, बाहर से तो नहीं मिल रही होगी भाई। उनके पास भी कोई इसका बजट गया, उन्होंने सेविंग कर रखी होगी, उसके बाद ही तो इन्होंने निकाला होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कोई अलग से निकाला होगा सब्सिडी को। नहीं तो नहीं, अगर मान लीजिए आपको सब्सिडी ना दे सिलेंडर पे तो 1200 रुपए सिलेंडर पाएंगे आप? बोलिए सर, उन्होंने पहले कहीं ना कहीं सेविंग कर रखी होगी, इसके बाद ही तो सब्सिडी देंगे ना वो। तो बस अभी एग्जाम्पल दिए हैं, सिंपल घर का एग्जाम्पल। तो पापा भी तो सेविंग करके रखे हैं, तभी तो मम्मी निकाल के रखती हैं। तो रेगुलर वाले पैसे में से निकाल लेंगी तो गड़बड़ हो जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा। उनको पहले से निकाल के रखी है अपने पास कुछ 2-4000 10,000। पापा जान रहे हैं कि हाँ इनके पास कुछ पैसा है, लेकिन वो क्या है कि कभी, क्योंकि पापा भी जानते हैं कि माताजी चुपके से 2000 दे रही, ऐसा थोड़े ना कि पापा नहीं जानते। इसीलिए पापा क्या करते हैं, 5000 से 1 रुपया ज्यादा नहीं देते। ठीक है, तो जो उनको मालूम है कि सब्सिडी मिलेगी तो पापा का नुकसान तो है ये। पापा अगर 1000 रुपया और दे, पता चले सब्सिडी में 1000 तक जोड़ रहे थे आप, क्योंकि मम्मी के पास जब पैसा घटेगा तो मम्मी भी तो पापा से लेंगी। जी सर। तो हर हाल में तो सरकारी दिक्कत, पापा को तो कोई पूछने वाला नहीं। दिक्कत ये है कि पापा की स्थिति क्या है ये किसी को नहीं मालूम, मम्मी के लिए सब इमोशनल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो सब्सिडी होती है वो सरकार के लिए हमेशा नुकसानदायक होती है, वो अपने पास से देती है। ठीक है, और जिसे मिलती है उसके लिए क्या होती है? फायदेमंद होती है। अब देखिए जीडीपी की डिफिनीशन क्या हो गई कि जो व्यक्ति भारत में आएगा इन्वेस्ट करने, सरकार उसे क्या की है, कंपनी को भी क्या करती है कि तुम आओ लोन लो, हम तुम्हें क्या करेंगे, इतना % सब्सिडी देते हैं ताकि तुम इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन वो सरकार जो दे रही है, क्योंकि हमारे पास अभी इंफ्रा नहीं है, इसीलिए एक पॉलिसी में आता है कि हम सब्सिडी आपको 10% दे रहे हैं कि आप अगर 200 करोड़ रुपया लोन ले रहे हैं तो उस पे 20 करोड़ रुपया जो भरेगी वो लोन का अमाउंट कौन भरेगी? सरकार भरेगी। ठीक है, तो तब वो क्या हुआ कि उनको, अब अगर मान लीजिए हम 50% सब्सिडी दे दें तो चाइना बन जाएगा हिंदुस्तान, लेकिन सरकार भिखारी हो जाएगी, क्योंकि सरकार पैसा ले ले फैक्ट्री डाल डालेंगे। तो इसी सब्सिडी देने से कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए कि जीडीपी कब बढ़ेगी। अब आप लोग फार्मूले पर अपने ध्यान दीजिए कि जीडीपी कब बढ़ेगी। निवेश अगर कर दें तो जीडीपी बढ़ेगी। जी सर। आप भी जो 5000 आपकी जो 2000 लेके आए थे, आप किसी मित्र को उधार दे दिए 10% पे, आपने निवेश कर दिया सब्सिडी ही, तो 200 रुपया उसका इंटरेस्ट आ रहा है, मूलधन बचा हुआ। ऐसा कर करके 3-4 महीना में अगर आप 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिए तो 10,000 का आपके पास 10% की जगह या 20% रख लीजिए, 10% का 2000 रुपया महीना अपने आप आ रहा है। 5000 तो आ ही रहा, 2000 रुपया महीना अपने आप आ रहा, वो 10,000 रुपया आप कहीं और इन्वेस्ट करोगे तो इसका मतलब कि आप धीरे पैसे से पैसा पैदा करते जा रहे हो। यही सिचुएशन बनेगी। जब तक सब्सिडी नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसीलिए बैंक से भी मिलती है। क्वेश्चन ये था मेरा, हाँ
क्वेश्चन ये था ना सर कि ये सब्सिडी सरकार के, ये तो घाटे का सौदा ही है सर, तो जीडीपी में फिर तो माइनस होना चाहिए ना सर इसको। जीडीपी में सरकारी व्यय, मतलब सर जो जीडीपी का फॉर्मूला है तो उसमें निवेश प्लस उपभोग माइनस सब्सिडी होना चाहिए। देखिए तो जीडीपी सरकार के लिए तो घाटा ही हो रहा है ना उससे तो सर। देखिए वही चीजें मेन हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो जीडीपी का फार्मूला लिया गया है कि जीडीपी कैसे बढ़ेगी, सरकार के लिए ही दिया गया है कि सरकार के पास जो जीडीपी, क्योंकि सरकार ये पा रही है ना, सरकार पर। अब ये मत लीजिए कि हाँ सरकार को मिल नहीं रहा, सरकार एक राज्य के रूप में मांगे ना कि सरकार के पास जो पैसा आता है उसमें वर्ल्ड बैंक भी तो उसे कुछ माफ कर देती है बजट पास करने। तो मतलब ये हुआ ना सर कि जो सब्सिडी सरकार को मिल रही है वो वाली है ये, या सरकार दे रही है वो वाली है? नहीं, यहाँ पर जो जीडीपी है उसमें जो सब्सिडी मिल रही है ये यूनाइटेड नेशन या वर्ल्ड बैंक देगा। मतलब सर ये वो सब्सिडी है जो सरकार को मिल रही है? हाँ, ये सब्सिडी सरकार को मिल रही है। जैसे मान लीजिए अभी कोरोना काल हुआ तो तमाम देशों ने, तमाम बैंकों ने इतना लोन दिया 2% पे, और उन्होंने कहा कि इस पे 20% सब्सिडी है, आप सबको ठीक करिए, इसमें से 20% रुपया हम वापस नहीं लेंगे। ये सब्सिडी नहीं है। नहीं सर क्लियर हो गया सर, एड के रूप में जो आ रहे हैं, हाँ क्लियर हो गया फॉरेन एड सर। के रूप में आ रहे हैं सर। तो बस वही चीजें हैं। देखिए हम क्या हैं कि वर्ल्ड के रूप में हम एक राज्य ही तो हैं। अगर संसारिक व्यवस्था के आधार पर देखा जाए कि संसार के रूप में हम एक राज्य ही तो हैं भारत। जैसे आरबीआई ने कहा कि ये बैंक डूब रही, इसको हम हेल्प कर देंगे, तुम इतना उठा लो, हम तुमको 20% सब्सिडी दे रहे हैं। किसी दिन आरबीआई गड़बड़ाएगी तो वर्ल्ड बैंक देगा सब्सिडी की नहीं आरबीआई? जी सर। ठीक है, तो हम भारत की सरकार के प्रति जीडीपी ले रहे हैं कि जो जीडीपी आ रही है हमारे पास, कि उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा आई है, कुछ उपभोग के द्वारा आई है, और कुछ क्या है, हमें गवर्नमेंट, हमें सब्सिडी मिली है, छूट मिली है। तो हम अभी बजट पास करेंगे तो मान लो हमको 5 ट्रिलियन या 2 ट्रिलियन रुपया वर्ल्ड बैंक से उठाना है, और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि एक काम करिए, आप अपने यहाँ क्या करिए, जितना बैकअप गड़बड़ हुआ है, जितने लोग भूख से परेशान हैं, उनको आप खाना खिलाइए, उसके लिए मैं आपको 2 ट्रिलियन रुपया दे रहा हूं, प्लस इस पे क्या है कि मैं 20% सब्सिडी दे रहा हूं, क्या कि आपको 180 वापस करना है। तो 20% किसको मिला? सरकार को मिला ना। अब वो 20 का मतलब क्या है कि 2000 या 2 लाख करोड़ रुपया हुआ, 2 लाख करोड़ रुपया सब्सिडी मिली, तो सरकार फायदे में है कि नहीं? प्लस होगा। जी सर, आगे समझना सर। ठीक है, तो ये इसकी प्रक्रिया होगी। तो यही चारों आप लोग समझ लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसीलिए हम इसको आराम से पढ़ाएंगे। ठीक है सर, तो अभी तो टाइम हो गया है सर। एक वर्ड है अंतिम मूल्य, जो अंतिम मूल्य वाला जो वर्ड था, एक आवाज आ रही है सर, अंतिम मूल्य, उसके बारे में क्या कुछ बताएंगे? हाँ, अंतिम मूल्य। मान लीजिए हम एक बिस्कुट बनाए, अब सीखिए, हम आप ही के ऊपर एग्जाम्पल ले रहे हैं, चलिए आप ही का क्वेश्चन। हमने एक बिस्किट बनाया, ठीक, और अब जब बिस्किट बनाया तो 10 रुपए एक बिस्किट था, और हमने अपना 2 रुपया प्रॉफिट ले लिया, 12 रुपया हो गया। तब तक क्या हुआ कि अब हम बेचने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने कहा जब तक फैक्ट्री के अंदर है बिस्कुट तब तक तो 12 रुपया है, क्योंकि 12 रुपये में क्या, मान लीजिए 8 रुपया पूरा तैयार हो गया बन के, और 2 रुपया हमारा इस पे प्रॉफिट। इस बिस्किट का दाम कितना है टोटल? 10 रुपया। 10 रुपया, ठीक है। लेकिन सरकार का नियम क्या है कि अगर आप मार्केट में निकले तो व्यापार करने जा रहे हो तो हम तुरंत टैक्स लेंगे, जब तक फैक्ट्री के अंदर हो तब तक 10 रुपया। लेकिन जो बाहर निकला गेट के, तो उस पे 2 रुपया इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, एमआरपी लिख गया 12 रुपया। और ये 12 रुपया लगा किस पे? बिस्किट पे। मालिक तो अपना पैसा 2 रुपया प्रॉफिट ले लिया है, अब ये 2 रुपया लगा है इस पे। अब ये बताइए कि अंतिम दाम इसका क्या है? 12 रुपया। और ये बिस्कुट हमने बेच दिया किसको? ये भाई साहब बगल वाले जो कान में हेडफोन लगाए हैं, बड़ा वाला, ठीक है। अब देखिए इन्होंने हमसे कितने में खरीदा? 12 रुपए में। और हम कितना उनसे खरीदे थे? 12 रुपया में नहीं। जब मार्केट से ये फैक्ट्री से बाहर निकला तो इसका दाम कितना हुआ? 12 रुपया। 12। और हमने खरीदा, मान लीजिए, तो हम ही खरीद ले रहे हैं, चलिए आप मत खरीदिएगा, अभी इनको खिला दिया जाएगा, ठीक है बिस्कुट। हम 12 रुपए खरीद लिए और हमने इसको आपको बेच दिया कितने में? 12 रुपया में।
12 रुपया में। क्यों? क्योंकि हम कस्टमर हैं, ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट हमारा ना जोड़िएगा, प्रॉफिट है। अब आप इस बिस्कुट को खा गए, खा भी लिया, खा लिए आप, तो ये बताइए फाइनल कौन कर रहा है? लास्ट खाने तो वाला। तो हमारा ये बताइए, वाला आपने खा लिया, अब ये बताइए 2 रुपया किसकी जेब से गया? 10 रुपया तो खाए ही खाए, प्लस 2 रुपया टैक्स भी कौन देगा? आप उपभोग देंगे? करता। क्योंकि भाई साहब आप अंतिम कट डाले हैं, बिस्कुट नहीं बिक सकता क्योंकि आप खा चुके हैं। तो इसका मतलब अंतिम मूल्य क्या था? 12 रुपया, जिसपे 2 रुपया सरकार टैक्स पाई। तो जो अंतिम मूल्य होता है एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, उस एमआरपी पर वो जो बिकता है उस पे जो सरकार को प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? जो ब्रैकेट वाला होता है वही इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। कितना प्राप्त हुआ है सरकार को मूल्य? 2 रुपये। तो समझ में आया अंतिम क्या होता है? जब कोई वस्तु का फाइनल, यानी जब उसका फाइनल स्टेज आ जाता है कि इस पे दाम कितना लिखा जाए, उसी पे सरकार अपना जोड़ लेती है कि भैया इतना % जीएसटी है, 10 रुपए का सामान है तो उस पे अगर मान लीजिए कि 18% जीएसटी लगा देगी तो 1 रुपया 80 पैसा, तो 11 रुपया 80 पैसा इस पे दाम हो गया। और आप ले गए इसको, तो जहां ये फाइनल हो जाएगा, आपने बिस्कुट खा लिया, काम खत्म, तो आप 10 रुपया तो प्रोडक्ट का दाम देंगे, इंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट भी देंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 8 रुपए का बिस्किट था, 2 रुपया उसने प्रॉफिट लिया था, और 2 रुपया सरकार ने कहा कि हम आपको बिस्कुट बनवा के दे रहे हैं, इसलिए बिस्कुट पहुंचवा रहे हैं, इसलिए 2 रुपया हमको भी चाहिए। तो खाने वाले से 2 रुपया अलग ले ली, और वो जो कमाए हैं 2 रुपया, वो जब साल भर इकट्ठा कर लेंगे तब उनके अकाउंट से कॉर्पोरेट टैक्स कटेगा, जो मालिक साहब। तो 2 ही लोग हैं, तो टोटल बर्डन बियर करता है जो इनडायरेक्ट टैक्स है, उसका टोटल बियर बर्डन करेगा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वही होता है जो प्रोडक्ट का क्या करता है? उपभोग करता है। और जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या है? वो डायरेक्ट टैक्स बियर बर्डन करेगा, यानी उसे इनकम टैक्स दिया जाएगा। क्लियर हो गया? सारे लोगों को क्लियर है सारी चीजें? यस एक काम करिए, आप लोग थोड़ा टाइम और लीजिए, क्योंकि अब इसी तरह से हम अगर समझाते पढ़ाते चलें तो घंटा भर में तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा 6 बजे स्टार्ट कर लेंगे। नहीं 6 बजे कर तो लीजिए। जैसे आप लोग थोड़ा 1-1.5 घंटा टाइम लीजिए। मान लीजिए कि जिस दिन हमको पढ़ाना हो, जैसे आज पढ़ाना है तो आज 2 घंटा होता तो हम बहुत सारी चीजें क्लियर कर देते ना आप लोगों को। अब हम ये 6 नहीं बजे चाह से रहे कर हैं, लीजिए। ये नहीं चाह रहे हैं कि हम खाली आप लोगों को लिखवा दें और थोड़ा समझा दें। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर किसी तरफ से भी क्वेश्चन आए तो कम से कम आप उतना कॉन्सेप्चुअल रहो कि हाँ उसको सॉल्व करो। थोड़ा जल्दी कर लो सर, शुरुआत में 6:15 से कर लो। सुविंदर जी 6:30 6:45 तक घर आया जाता है। अभी तो आज 15-20 मिनट की क्लास छूटती है, फिर पूरे घंटे की छूटेगी। नहीं झगड़ा मत करिए आप लोग, वो मुद्दा नहीं है। आप लोगों के पास समय होगा तो हम आप लोगों की सुटेबिलिटी के लिए, जैसे मान लीजिए संडे आप लोग छुट्टी मारते हैं, यस सर। जिस दिन आप लोगों के पास समय हो आप लोग अपने में थोड़ा सा कन्वर्सेशन कर लीजिए, उसके बाद किसी दिन 2 घंटे क्लास ले लिया जाएगा। जैसे ये चैप्टर अभी जब तक कंटिन्यू नहीं चलेगा तब तक इसमें मजा नहीं आएगा। जी सर। अब जैसे जीडीपी पढ़ा दिए, अब एनडीपी कैसे निकलेगी? तो साल भर में जितना पैदा हुआ है, सोचे हैं कि सरकार ने सोचा था ना कि अब फिर हम जीएसटी के थ्रू इतना कमा लेंगे, ठीक है, लेकिन बीच में लोचा हो गया। तो ओरिजिनलिटी यानी कि हम ग्रॉस और नेट वैल्यू दोनों निकालते हैं, तो कैसे होगा, क्या होगा, एक कंटिन्यूटी रहती है तो चला जाए। लेकिन खैर चलिए, कल 6:30 बजे आप लोग एकदम एग्जैक्ट जुट जाइएगा और कल इस चैप्टर को खत्म करना, क्योंकि जब थोड़ा सा कोरिलेशन रहेगा तो चीजें बहुत क्लियर समझ में आएंगी। ओके सर सर। इसका ये जो फॉर्मूला है सर जी हेलो सर, इसका फॉर्मूला बस यही है, इन्वेस्ट प्लस कंजम्पशन प्लस सब्सिडी। बस यही फार्मूला आप अपनी जेब पे लगाइए, देखिए फार्मूला एप्लीकेबल हो रहा है किस तरह से। जीडीपी पे भी लगा दिया। जेब पे भी लगाइए, निवेश करेंगे तो बढ़ेगा, जो फालतू खर्च हो रहा है उसको अगर बचाएंगे तब भी जीडीपी बढ़ेगी, ठीक, और जो अलग से आएगा वो भी बढ़ेगा। तो अभी इसमें आगे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं। जीडीपी इक्वल टू एक्स माइनस एम है, उसके बाद जीडीपी, जीएनपी, जीडीपी, सारी चीजें एक में करेंगे। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि थोड़ा टाइम कम मिल रहा है। तो 6 बजे से स्टार्ट कर लीजिए कल तो देखिए, नहीं कल हमारी क्लास है 6 बजे, तो हम खुद ही छूटेंगे कल। सर आप सर से बात कर लीजिएगा, ठीक है चलिए
चलिए कल आप लोग देखते हैं 6:30 बजे आप लोग तैयार रहिएगा, लेकिन बाकी थोड़ा सा ये टाइम हो कि अगर आप लोग जैसे पढ़ाने बैठते हैं, अगर आप 8 बजे तक चले जाएं तो दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, अगर कल सीधे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है सर। कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। 7:30 बजे हमारा ऑफिस का टाइम स्टार्ट हो जाता है। तब मेरे भाई अब एक काम करो, रहने दो, 6:30 बजे से पढ़ा जाएगा। अब के अकॉर्डिंग तो टाइम नहीं चलेगा ना सर। हाँ नहीं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग 6:30 बजे से पढ़िएगा, एक घंटा चलवा पढ़ा देंगे जाए। कल। कल से थोड़ा हम तेज पढ़ाने का प्रयास करेंगे, परेशान हो। ठीक। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। गुड नाइट।